हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारा टॉपिक है सेल। सेल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो जेके एसएसबी एग्जाम पर रिस्पेक्टिव से खुसूसन फॉरेस्ट्री का एग्जाम। सेल पे जाने से पहले हम देखेंगे कि जो लाइफ है वो कैसे आई अर्थ पे। जो साइंटिस्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि जो अर्थ की बनावट है यानी कि अर्थ कब ऑरिजिनेट हुई, ये देखा गया कि 750 मिलियन ईयर्स एगो जो हमारी अर्थ है ये बन गई थी। इस पे लाइफ बहुत देर के बाद आई, यानी कि आज अर्थ बन गई, कल लाइफ नहीं आई जिस तरह आज की लाइफ है। लाइफ को डेवलप होने में, प्रोग्रेस करने में टाइम लग गया। साइंटिस्ट्स ये बिलीव कर रहे हैं कि वहां पर स्पॉन्टेनियस जनरेशन हुई होगी। ये उन्होंने 1920s में बताया कि मे बी कि वहां पर स्पॉन्टेनियस जनरेशन हुई। उनके इस कहने के पीछे कौन सा लॉजिक था कि उन्होंने कहा कि वहां पर रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, यानी कि वहां पर रिड्यूसिंग कंडीशंस थी। रिड्यूसिंग कंडीशंस का मतलब ये है कि वहां पर जो ऑक्सीजन था वो फ्री फॉर्म में नहीं था, वो बाउंड फॉर्म में था। इसलिए वहां पर क्या हुआ कि वहां पर स्पॉन्टेनियस जनरेशन हो गई। इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए 1950s में एक साइंटिस्ट आए, उस उनका नाम था स्टैनली मिलर। स्टैनली मिलर ने 1950 में एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने कुछ गैसेस लिए जैसे कि H2, CH4, NH3 प्लस वाटर। इन्होंने इन चारों का कॉम्बिनेशन बनाया और एक फ्लास्क में, जैसे कि इस फ्लास्क में रख लिया। इन चारों को रख लिया इस फ्लास्क में। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्पार्क यानी कि इलेक्ट्रिक स्पार्क दी इसमें, और इन्होंने ऑब्जर्व किया इसको, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क देगी। जब इन्होंने इसमें इलेक्ट्रिकल स्पार्क दी तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर एक अजीब घटना हुई कि वहां पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए। हमें पता है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो बेसिक है और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टू सस्टेन अ लाइफ। यानी कि सेल को सरवाइव करने के लिए, ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का होना निश्चित है और बहुत ही जरूरी है। उन्होंने देखा वहां पर अमीनो एसिड्स लाइक एस्पार्टिक एसिड एंड एलेनिन जनरेट हुए, क्योंकि इस स्पार्क की वजह से यूरिया एंड अदर मॉलिक्यूल्स वहां पर जनरेट हुए। ये इन्होंने मिमिक किया कि जो रिड्यूसिंग कंडीशंस थी पहले, जो अर्थ बनी, पहली पहली जब अर्थ बनी थी उस वक्त कैसी कंडीशंस हुआ हुआ करती थी, उसी को इन्होंने मिमिक किया। और इन्होंने देखा कि वहां पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जन्म हो गया। जब इन्होंने ये देखा तो इससे के बाद इन्होंने अंदाजा लगाया कि तो उसके बाद क्या हुआ होगा। इसके बाद ये हुआ होगा विद टाइम जेनेटिक मटेरियल डेवलप हुआ होगा। जो जेनेटिक मटेरियल है, सेल दो किस्म का जेनेटिक मटेरियल होता है सेल्स में। या तो सेल में डीएनए होगा या तो सेल में आरएनए होगा। दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। हाँ, आरएनए होगा बट वो मैसेंजर आरएनए होगा। वो आरएनए जेनेटिक मटेरियल वाला नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि सेल में आरएनए होता है। सेल में आरएनए होता है बट वो डिफरेंट लेवल का आरएनए होता है, वो एक्सप्रेशन में काम आता है। बट ये वो वाला आरएनए है जो एज ए जेनेटिक मटेरियल जो पास ऑन हो सकता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन बी। सो इन सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्लस जेनेटिक मटेरियल जो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बन गए कौन से, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स हमें पता है ये किसके बेसिक यूनिट है, ये प्रोटीन के बेसिक यूनिट। हमें प्रोटीन मिला, हमें डीएनए मिला, हमें अदर मॉलिक्यूल्स मिले। तो इन्होंने क्या लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सेल। इससे क्या बन गया, सेल बन गई। इससे जब सेल बन गई तो हम सेल को क्या कहते हैं, अब सेल को हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों, ये पहला सबसे नीचा वाला पायदान है जहां से लाइफ स्टार्ट हो गई। और यही कंपोज करते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स को, वेदर इट इज मल्टीसेलुलर और सिंगल सेलुलर। सिंगल सेलुलर एक ही ऑर्गेनिज्म होता है जो कंप्लीट एक सेल ऑर्गेनिज्म होती है जस्ट लाइक बैक्टीरिया। इसी तरह जो हमारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स क्या होती है, वो प्रेजेंट होती है और वो एक ऑर्गेनिज्म को बनाती है।
सो यहाँ तक तो हमें समझ आया कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया और इन्होंने क्या अंदाजा लगाया था। नाउ हिस्ट्री। सेल को पढ़ने से पहले हमें हिस्ट्री का पता होना जरूरी है। हिस्ट्री। तो पहले एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम है एंटोन वैन लीवेनह्यूक। जो एंटोन वैन लीवेनह्यूक है, कौन? एंटोन वैन लीवेनह्यूक। इन्होंने पहला क्या बनाया था? फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनाया था। इन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था, पहले इन्होंने ही बनाया था। सो इन्होंने देखा? इन्होंने कुछ बैक्टीरिया को देखा, कुछ प्रोटिस्टा को देखा। सो इन्होंने उनका नाम एनिमिक्यूलस रखा। ये टर्म आपको याद रखने की जरूरत है कि एनिमिक्यूलस किसने टर्म दी थी? एनिमिक्यूलस एंटोन लीवेनह्यूक ने दी थी। सो इन्होंने इतना काम किया इस पे। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक पे ही जाता है कि डिस्कवरी ऑफ सेल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हु डिस्कवर्ड द सेल, उसका आंसर बनेगा रॉबर्ट हुक, न कि एंटोन वॉन लीवेनहुक। एंटोन वॉन लीवेनहुक ने ऑब्जर्व किया, बट टर्म किसने दी? टर्म दी सेल किसने? रॉबर्ट हुक ने। सो इसका श्रेय उसी पे गया कि उन्होंने सेल को डिस्कवर किया अच्छे से, बट उन्होंने कुछ डिफाइन भी किया था। सो जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया? उन्होंने कॉर्क है ना, जो प्लांट का अपर लेयर होता है, कॉर्क होता है, उसमें देखा बाया माइक्रोस्कोप। उन्होंने कुछ स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर्स देखे, जस्ट लाइक दिस, और इसके अंदर छोटा सा कुछ स्ट्रक्चर है। तो उन्होंने इसको बताया एक सेल। क्या बताया? एक सेल। उनके बाद, रॉबर्ट हुक के बाद दो साइंटिस्ट्स आए। एक का नाम है एम शील्डन, जो कि एक बॉटनिस्ट थे। दूसरे का नाम टी शॉन, जो कि एक zoologist थे। इन्होंने एक सेंटेंस बताया, एक कंसेप्ट बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो कोई भी, चाहे वो पेड़ हो, परिंद हो, चरिंद हो, इंसान हो, इंसेक्ट हो, एवरीवन इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इसका मतलब है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ है, वो कंपोज्ड ऑफ सेल्स है। ये किन्होंने बताया? एम शील्डन एंड टी शॉन। ये जो एम शील्डन थे, ये थे बॉटनिस्ट, और जो शॉन साहब थे, ये थे zoologist। zoologist। इनके बाद या उनके साथ ही फिर इन्होंने तीनों ने मिलकर सेल थ्योरी का जन्म दिया। सो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रोडॉल्फ विरचॉफ। जो विरचॉफ है, इन्होंने एक बहुत ही अहम कंसेप्ट दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये ग्रीक में लिखा गया है, बट इसका मतलब है कि जो न्यू सेल्स है, जो न्यू सेल्स है, वो ऑरिजिनेट होती हैं ओल्ड सेल्स से। जो ओमनी सेलुला ई सेलुला है, इसका मतलब है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये किसने बताया? रोडॉल्फ विरचॉफ ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अब सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किन्होंने बनाई? एम शील्डर एंड टी शॉन प्लस रोडॉल्फ विरचॉफ। इनका तीनों का कंसेप्ट मिला के सेल थ्योरी बनाई गई है, जो मॉडर्न सेल थ्योरी है। सो सेल थ्योरी का मतलब क्या है? कि सेल क्या है? सेल एक ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। यानी कि जो कोई भी, ये पहले भी मैंने बताया, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो बना हुआ है सेल्स का। सेल्स क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और इन्होंने बताया सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी इन्होंने बताया सेल थ्योरी में। और इन्होंने बताया सेल्स ओनली अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, इन्होंने बताया। यहाँ तक तो कंप्लीट है। और इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में यहाँ पर मैंने बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल बनाया, ताकि जो स्टूडेंट्स है उनको थोड़ा आइडिया मिल सके सेल कैसी है।
इन अपकमिंग लेक्चर्स हम ये देखने वाले हैं इस सेल का एक एक कंपोनेंट, सेल कैसे काम करती है, सेल कैसे डिवाइड भी करती है और सेल की कंपोजिशन क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स का फंक्शन भी पढ़ेंगे हम। सो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, हमें पता है कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन हुई थी उससे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में अमीनो एसिड्स थे, यूरिक एसिड था और अदर अदर मॉलिक्यूल्स थे। सो वहां पर अमीनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन्स बन गए, वहां से जेनेटिक मटेरियल भी बन गया। सो ये एक कवरिंग में बंद हो गया जेनेटिक मटेरियल, ताकि जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट कर सके, इसके ऊपर एनवलप आए प्रोटीन्स के। सो वो बन गई सेल। जो सेल है इसके मोटे-मोटे 3 पार्ट्स हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, बट मैं वाज़ह करना चाहता हूँ यहाँ पर मैंने वो नहीं दिखाया ताकि ये सिंपल लगे अभी, और जो इनकमिंग लेक्चर्स में उनमें हम देख सकें कि जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है वो अच्छे से देख सकें। सो जो आउटर कवरिंग ऑफ सेल होती है उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि फास्फोबाइलिपिड लेयर, यानी कि वो बने होते हैं फास्फोलिपिड्स का। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ होता है फास्फोलिपिड्स का। इसके बाद सेल के अंदर जो ये बिलो में है, ये है क्या? ये है लिक्विड पोर्शन ऑफ सेल, उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल, क्योंकि ये सेल में एक तो ये ट्यूबिलिटी मेंटेन रखता है, यानी कि ऑस्मोसिस नहीं होने देता। उससे क्या होता है कि सेल की ट्यूबिलिटी मेंटेन रहती है, सेल एक फिक्स्ड कंडीशन में रहती है, ना ये ज़्यादा फ्लैसिड रहे, ना ये ज़्यादा श्रिंक कर रहे, ये एक परफेक्ट कंडीशन में रहे। दूसरा, हमारा यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल होता है, ये सेल के हर एक फंक्शन को कंट्रोल करता है। सेल किस तरह रिएक्ट करेगी एनवायरनमेंट की तरफ, सेल कौन सा फंक्शन करेगी, ये सारा डिपेंड होता है किसका? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में ऐसा क्या है कि ये सारा फंक्शन ऑफ सेल को कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस में होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल वेदर इट इज डीएनए और आरएनए, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है बाय न्यूक्लियस। सो ताकि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो प्रिजर्व रहे, वो डिग्रेड ना हो बाय एंजाइम्स, डिफरेंट एंजाइम्स सेल के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आपने इसको अच्छी तरह मेमोराइज किया होगा। इंशाल्लाह इन अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर्स हम जो ये यूनिट है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, हम इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकें।